तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में धीमा पड़ने के बाद बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही बुधवार को इलाके में स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र जोर पकड़ गया है। यह जानकारी मौसम विभाग ने दी। मौसम विभाग ने बताया कि इस कम दबाव के क्षेत्र के 11 नवंबर की शाम को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने की संभावना है। इस मौसम रुझान की वजह से अगले 3 से 4 दिनों तक तमिलनाडु के बड़े हिस्से में बारिश होने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ खास इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि अधिकतर स्थानों पर गरज के साथ मध्य दर्जे की बारिश की संभावनाएं हैं। इस बीच 20 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं भारी बरसात की वजह से 8 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता AAG के तौर पर नियुक्ति के 2 दिन बाद ही वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश बेरी ने बुधवार को अपना इस्तीफा दे दिया और राज्य सरकार से वरिष्ठ अधिकारियों का मजा न उड़ाने का और उनका दर्जा कम न करने का कहा। बेरी और एक अन्य अधिवक्ता तरुणवीर सिंह लेहल को सोमवार को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। लेहल पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रांधवा के दामाद हैं। अपने त्याग पत्र में बेरी ने कहा, AG-APS दिल्ली पंजाब के महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील के इस्तीफे को स्वीकार करने के पंजाब सरकार के फैसले पर टिप्पणी किए बिना मैं अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब के पद से अपना इस्तीफा देता हूँ, जिसे प्रस्तुत करने की तारीख यानी आज से स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, 27 सालों के लिए बार काउंसिल और PB&HR और 28 सालों के लिए चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में अधिवक्ताओं को निर्वाचित प्रतिनिधि और उसी के अध्यक्ष और एडवोकेट जनरल पंजाब के कार्यालय में कानून अधिकारी के रूप में निरंतर सेवा में रहने के बाद भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की स्थिति और गरिमा का मजाक न उड़ाएं। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई अहम हस्तियों को विशेष सम्मानों से सम्मानित किया। इन्हीं शख्सियतों में से एक थे लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर। यूं तो लेफ्टिनेंट कर्नल जहीर कभी पाकिस्तानी सैनिक हुआ करते थे, लेकिन आज जब उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया तब इस नाम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर वो नाम है जिसे आज पाकिस्तान बेपनाह नफरत करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया था और इस युद्ध में भारत ने पड़ोसी मुल्क को धूल चटाई थी। बात साल 1971 के मार्च महीने की है। पाकिस्तानी आर्मी का एक जवान जिसकी पोस्टिंग सियालकोट सेक्टर में थी, वो अचानक बॉर्डर पार करके भारत में घुस गया। उसकी जूते में कुछ कागज और नक्शे रखे हुए थे। उस वक्त बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों ने उसे पाकिस्तानी जासूस समझा और तुरंत पकड़ लिया। जल्दी ही इस शख्स को पठानकोट ले जाया गया और यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों ने उससे कई सवाल जवाब किए। उस वक्त 20 साल के इस पाकिस्तानी सैनिक ने भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तानी आर्मी के पोजीशन की जानकारियों से भरे दस्तावेज सौंपे। भारतीय अधिकारी समझ गए कि यह गंभीर मामला है। राजस्थान की राजनीति में बुधवार का दिन हलचल भरा रहा। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर प्रियंका गांधी की अशोक गहलोत से करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली, तो वहीं राजस्थान में कई तरह के कयास लगते रहे। इस मीटिंग को लेकर माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों को साधने के लिए किसी फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए चर्चा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ लंबी बैठक हुई। इस मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर काफी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पर करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जल्द ही आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। गहलोत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक से कुछ घंटे पहले उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की वेणुगोपाल के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद पायलट ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं को भागीदारी मिलनी चाहिए और यह काम जल्द होना चाहिए। सीमा पर अड़ियल और आक्रामक रुख अपना रहे चीन को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। हालांकि यह जवाब कुछ ऐसा है जिससे भारत सोमवार से दोबारा 152 देशों के लिए ई-वीजा सुविधा को बहाल कर रहा है, लेकिन इस बार चीन, हांगकांग और मकाओ को इन देशों की फेहरिस्त से बाहर भारत ने रखा है।
वहीं ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका सहित 152 देशों के नागरिक भारत में ई वीज़ा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। चीन के अलावा भारत ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी परस्पर सहयोग न मिलने की वजह से सूची से बाहर रखा है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इससे पहले ई वीज़ा सुविधा चीन सहित 171 देशों के लिए उपलब्ध थी। माना जा रहा है कि चीन को ई वीज़ा सुविधा से दूर रखने का फैसला पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश की वजह से लिया गया है।